आजकल जिस विचारधारा का पहले हम बोलते थे कि हुकूमत है, सरकार है, अब कहते हैं आतंक है। और वो बोलने की हिम्मत तो उन दो महापुरुषों से मिलती है जिनकी मैत्री के ऊपर यह कार्यक्रम है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। एक शेर हमारे हिंदी के कवि ने लिखा, बड़ा अच्छा, उसका तर्जुमा यह है कि पक्षियों के बचाने संरक्षण पर वो घंटों भाषण दे रहा जो अभी अभी एक मुर्गा खाकर आया है। बीमारी पैदा किया उन लोगों ने, इलाज किया हमारे महापुरुषों ने डॉक्टर बनकर। और महाराष्ट्र की जमीन पर एक बड़े डॉक्टर को याद करना जरूरी है जिसका नाम था महात्मा गोविंदराव ज्योतिराव फूले, जिन्होंने गुलामगिरी लिखकर इस तरह की बीमारी का इलाज किया। और आज अगर हमें डॉक्टर अंबेडकर के, फूले के, पेरियार के, संत गाडगे के, छत्रपति शाहू जी के, शिवाजी के या तमाम बहुजन महापुरुषों के सपनों का भारत बनने की तस्वीर दूर दिखाई दे रही है, तो उसकी एक बड़ी वजह हम खुद हैं। शायद हम उतने ईमानदार नहीं हैं जितने ईमानदारी का तकाजा उन बहुजन महापुरुषों ने देखा था। आज क्योंकि जिस आरएसएस के विचार का हमला हमारे देश के ऊपर है, वो मैत्री नहीं चाहता। उसकी बुनियाद है आपस में लड़ाना। जब हम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जहां अंबेडकर, फूले, पेरियार पर बात नहीं होती थी, जो अंबेडकरवादी भी था वो चुपचाप अंबेडकरवादी था, क्योंकि 99% वो लोग थे जिनके इतिहास के ग्रंथों में लिखा है कि वो मुख से पैदा हुए थे, वही प्रोफेसर थे, वही वाइस चांसलर थे। आजकल जब मैं ये कह देता हूं मुख से पैदा हुए थे, तो इसको भी सब कहते हैं कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमने थोड़ा ही लिखा है, लिखा तुम्हारे पूर्वजों ने, कह दो कि नहीं पैदा हुए थे। ये देश तो ऐसा है साहब, रिजर्वेशन जब मिला बाबा साहब अंबेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जैसे लोगों की वजह से, तो इस देश में चुटकुला बनाया गया कि रिजर्वेशन बैसाखी होती है, रिजर्वेशन भीख है। और जब 10% सुदामा कोटा मिला तो अपने आप भीख रख लिया लेकर, और बिना जाति जनगणना के। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो साफ तौर पर कहा था कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, और हम अम्बेडकर को पूजने लगे। और आप ये साबित करवाते हैं जितने ओबीसी हो, डॉक्टर लक्ष्मण यादव कितने बड़े अम्बेडकरवादी हो, साबित करो। ओबीसी रोज साबित करे कि वो अम्बेडकरवादी है या नहीं। इसके चक्कर में कहीं हम अपनों के बीच मैत्री जो बन रही थी, कहीं वो कमजोर तो नहीं कर रहे। मेरी गुजारिश है, इसको सोचिएगा। अगर हम तराजू लेकर तौलेंगे कि कौन प्योर अम्बेडकरवादी है, तो उन तर्कों पर कहां ठहरोगे जहां उन्होंने कहा था कि रोटी बेटी का संबंध करना, और जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जातियां हैं वो भी अंतरजातीय विवाह कितना करती हैं, जरा हमको बताएं। फिर आलोचना तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि कोई बात नहीं, अगर 10 बातें डॉक्टर अंबेडकर ने कही हैं और हमारे ओबीसी समाज में केवल 2 बातें भी मानना शुरू किया, तो हम पहले उसको बुला के सम्मानित करेंगे कि चलो 2 तक आया। एक दिन आएगा जब वो 10 बातें मानने लगेगा। पहले तो आप दूध में मट्ठा तो डालिए, फिर वो दूध फटेगा। विचार मट्ठा डालने का काम करता है, और जबरदस्ती विचार कभी नहीं जा सकता। आज 100 साल की जयंती मना रहा है, टूटा नहीं। और बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संगठन कितने टुकड़ों में हुए, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। मेरा मानना है कि न्यूनतम सहमति बनानी चाहिए, मिनिमम अलायंस। चलो आपको भी संविधान प्यारा है, हमको भी प्यारा है, तो चलो संविधान के नाम पर तो एक हो जाते हैं। आप भी एनिलेशन ऑफ कास्ट चाहते हो, हम भी चाहते हैं, तो चलो 2 कदम और आगे बढ़ाते हैं। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला। आप गरीब क्यों पैदा हुए हो? पूर्व जन्म में कोई गलत काम किए होंगे। तो अडानी कौन सा पूर्व जन्म में अच्छा काम किया था, या बाबा रामदेव? मैं तो सोचना चाहता हूं, आज के शोषण की वजह आज की हुकूमत नहीं, आपका पूर्व जन्म है। तो अब इस जन्म में क्या करो? शांत रहो। अभी 26-26 साल के बाबा घूम रहे हैं। ये 26 साल का लड़का, उसको सब कहते हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा हैं ना। उसकी डिग्री का पता नहीं, कुछ दिन पहले था, पहले जब बचपन में अपना धंधा शुरू किया। और जब मैं धंधा कर रहा हूं तो नाराज मत होइएगा, अगर बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, अगर लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, तो ये वाला काम भी उनका धर्म नहीं धंधा है। ये मैं नहीं, महात्मा ज्योतिबा फूले पहले ही कह चुके हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो अपना, चलो हमारे साथ। मैं माननीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर से विनती करती हूँ कि जाति जनगणना से जाति होगी खत्म, इस विषय पर वो हमें जानकारी दें। शुक्रिया। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही संचालिका जी, मला मराठी येत नाही, और अभी स्टीफन सर ने जो लैंग्वेज को लेकर के बोला कि हिंदी के खिलाफ नहीं, हिंदी के वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन हुआ तमिल में, और मैं 14 साल हिंदी का ही प्रोफेसर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इट्स अ कोइंसिडेंस। और मैं
सबसे पहले इस नागरिक मूलभूत हक अभियान के संयोजक और इस आयोजन के सूत्रधार प्राचार्य सुनील वाकेकर साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने शानदार कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। और मैं हिंदी में अपनी बात रखने की इजाज़त मांगते हुए मैं इसलिए भी शुक्रिया कहता हूं सुनील जी को कि कई बार इस देश में लोगों को समझाना पड़ता है कि भारत क्या है, राष्ट्र क्या है, और इस कार्यक्रम को देख करके, इसकी डाइवर्सिटी को देख करके कोई भी अगर समझना चाहे तो वो बड़ी आसानी से समझ सकता है कि इतनी डाइवर्सिटी जहां हो उसी का नाम भारत है। और सब एक साथ बैठ करके एक सूत्र, एक धागा जो विचार का है, उसके नाते एक मंच पर एक साथ बैठकर संवाद कर रहे हैं। और मैं सबसे शुरुआत में ही जे स्टीफन रवि कुमार साहब का इस बहुत खूबसूरत गिफ्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। कि मुझे याद है वाकया कि जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी और पहले बन रही थी, प्राचार्य सुनील जी का एक बार फोन आया कि इस औरंगाबाद में हम अपने विद्यालय में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की एक प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में आना था। हमारे कोविड के दौर में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर वसंत हरकल साहब और तमाम ओबीसी संगठन के लोग ऑनलाइन कुछ परिचर्चा कर रहे थे। तो पहली बार, जिसे पहले कोई और नाम से, भी स्टीफन साहब ने पूरी हिस्ट्री भी बताई कि इस शहर का पहले नाम कुछ और था, फिर औरंगाबाद हुआ और अब छत्रपति संभाजी नगर, तो उससे पहला ताल्लुक वहां हुआ, लेकिन वो ऑनलाइन था। और फिर आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात होगी, एक आयोजन में विद्रोही लेखिका कवित्री प्रतिभा ताई ने औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर आमंत्रित किया। और आज तीसरी बार एक तरह से कहें कि प्राचार्य सुनील वाकेकर साहब ने इस कार्यक्रम में बुलाया और आप सबसे मिलने का मौका मिला है। और ये कार्यक्रम दूसरा जो मुझे बहुत खास लगा, एक तो ये कि ये डाइवर्सिटी, स्टीफन साहब ने फोन किया मुझे कि इस कार्यक्रम में हम सब साथ में हैं, तो इन्होंने क्वेश्चन एक पूछा फोन पर कि आपकी मदर टंग क्या है, तो हमारे मुंह से निकला कि हिंदी। तो फिर इन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरी बहुत खराब अंग्रेजी है और सर की बहुत अच्छी अंग्रेजी, लेकिन अब मुझे अंग्रेजी में ही बात करना पड़ा। तो जब मैंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला हूं, तब इन्होंने कहा कि फिर आपकी मदर टंग तो हिंदी कैसे हुई। मैंने कहा हाँ, वो भोजपुरी है। तो उन्होंने कहा अगली बार कोई पूछे तो ये मत कहना कि हिंदी है, कहना भोजपुरी है। और मुझे आज आपका ये गिफ्ट देखकर बहुत खुशी हुई कि अपनी भाषा, अपनी मातृबोली, अपनी मिट्टी, अपने विचार और अपने महापुरुषों से संघर्ष, यही सब तो ये देश हमें सिखाता है। और इन तमाम विविधताओं के बीच एकता की बात इस देश का वो खाका खींचती है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र है नहीं, इसे एक राष्ट्र बनना है। और राष्ट्र बनने की प्रक्रिया अभी जारी है और उस प्रक्रिया को रास्ता दिखाने का काम बाबा साहब की अगुवाई में बना संविधान है। और इसीलिए हम सब अपने अभिवादन में जय भीम, जय मंडल, जय संविधान बोलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद भी बोलते हैं। तो वो जो संविधान का रास्ता है, जिससे हमें एक मुकम्मल मुल्क बनना है, सबका भारत बनना है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और हमारे यहां हिंदी में एक टेक्स्ट पढ़ाया जाता है शुरुआती कक्षाओं में
कि जब इस मुल्क के बहुत दूर इलाके में रहने वाले दो तरह के लोगों के बीच, अगर एक कश्मीर में है और दूसरा कन्याकुमारी में है, एक नॉर्थ ईस्ट में है और दूसरा पश्चिम के इस इलाके में है, एक भोजपुरी बोलता हो, एक तमिल, तेलुगु और मलयालम बोलता हो, एक कन्नड़ या उर्दू बोले और एक मराठी या उड़िया बोले, ये सब लोग मिलकर एक देश बनेंगे कैसे जब इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृति, इतने अलग अलग चीजें। उस निबंध की जो सबसे खूबसूरत बात थी, वहीं से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। वो कहता है कि इन अलग अलग तरह के लोगों को दो चीजें जोड़कर एक राष्ट्र बनाती हैं, साझा सुख और साझा दुख। अगर दो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग एक दूसरे की खुशी में खुश होना शुरू कर दें, तो इसका मतलब वो एक है कहीं ना कहीं। और इससे ज्यादा बड़ी बात कि वो दो अलग अलग पहचान के लोग एक दूसरे के दुख को अगर महसूस करते हुए दुखी हो रहे हैं, तब मानो वो एक राष्ट्र में रह रहे हैं, वरना वो एक राष्ट्र के बाशिंदे नहीं हैं। भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाले जमीन के टुकड़े से राष्ट्र नहीं बनता, राष्ट्र वहां के नागरिकों से बनता है और उन नागरिकों के साझापन से बनता है। इसलिए इस कार्यक्रम में मैत्री की बात की जा रही। दो अलग अलग तरह के लोग, अगर कश्मीर को दर्द हो और कन्याकुमारी को महसूस ही ना हो, तो फिर किस बात का राष्ट्र है। एक भाषा वर्चस्व की बात करें, हम तो हिंदी बोलने वाले प्रदेशों के हैं और उधर आमतौर पर हमारे एक बार कॉलेज में सर सेमिनार हुआ, हम भी हिंदी के प्रोफेसर, और आजकल जिस विचारधारा का, पहले हम बोलते थे कि हुकूमत है, सरकार है, अब कहते हैं आतंक है। और वो बोलने की हिम्मत तो उन दो महापुरुषों से मिलती है जिनकी मैत्री के ऊपर ये कार्यक्रम है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। संचालिका जी ने अभी मेरे परिचय में कहा कि इस वैचारिक सफर में नौकरी भी गई, लेकिन डरे नहीं, जितना मैं मराठी समझ पाया। और मैंने उस संघर्ष को भी एक किताब के रूप में तब्दील किया, प्रोफेसर की डायरी, और उसके बाद एक दूसरी किताब जाति जनगणना पर लिखी है, जिस पर मेरा आज का व्याख्यान है। उस समय भी मेरे सामने ये मौका था कि मैं थोड़ा सा अपनी रीढ़ को झुका लेता तो 1.5-2 लाख की नौकरी मिल जाती, और जब नौकरी बचा लेता तो संविधान बचाने निकल पड़ता। आसान है, पहले अपना घर बचाना, पहले अपनी नौकरी बचाना। मगर मुझे ये लगा कि अगर विचारधारा, उसूल और ज़मीर का समझौता करके कोई नौकरी मिलती, तो फिर मैं नौकरी का ही होता। ऐसे महापुरुषों के विचार पर कभी बोलने लोगों के बीच नहीं आ पाता, जिन्होंने हमें झुकना नहीं सिखाया, हमने विचारधारा के नाम पर लड़ना सिखाया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी झुके नहीं, समझौता नहीं किए अपने उसूलों से, अपने विचारों से। और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, अभी तो बातचीत में प्राचार्य सुनील जी ने कितनी शानदार बात कही कि एक से आज भी हमें कलम की ताकत मिलती है और एक से आज कलेजे की ताकत मिलती है। तो इस तरह के लोगों के साथ जब उनके बारे में बात करना हो, तो अंदर भी तो एक नैतिकता होनी चाहिए। हम अंदर चोरी करके आए और सामने चोरी की बुराई करें। एक शेर हमारे हिंदी के कवि ने लिखा, बड़ा अच्छा, उसका तर्जुमा यह है कि पक्षियों के बचाने, संरक्षण पर वो घंटों भाषण दे रहा जो अभी अभी एक मुर्गा खा कर आया है। तो ये तो इस समय इस देश में इसी का दौर है। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, उनकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। हमारे अंदर जो था वो तेवर झुकने वाला नहीं था, लेकिन हां, वही तेवर हमें हिम्मत देता है जब हम अपने वैचारिक महापुरुषों के ऊपर बात करते हैं, और वही ईमानदारी देता है। हम बेईमानी से अपने महापुरुषों को याद नहीं कर सकते और न
उनके सपनों का भारत कभी बना सकते हैं। और आज अगर हमें डॉक्टर अंबेडकर के, फूले के, पेरियार के, संत गाडगे के, छत्रपति शाहू जी के, शिवाजी के या तमाम बहुजन महापुरुषों के सपनों का भारत बनने की तस्वीर दूर दिखाई दे रही है, तो उसकी एक बड़ी वजह हम खुद हैं। शायद हम उतने ईमानदार नहीं हैं जितने ईमानदारी का तकाजा उन बहुजन महापुरुषों ने देखा था, और यह हमें स्वीकार करना होगा। आज हमारे भीतर खाई बन गई, हमारे भीतर मतभेद हो गया, हमें बांट दिया गया। पहले किसी ने वर्ण सिस्टम बना करके बांटा, और वर्ण व्यवस्था में कुछ लोगों को मुख से पैदा किया क्योंकि उन्हें श्रेष्ठ बताना था। मैं तो कई बार हैरान होता हूं कि देश के मौजूदा वजीर आजम जिल्ले इलाही जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया था, और जब लौटते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। ये साहस हम कहते हैं। आज हम गए अजंता की गुफाएं देखने, सुनील बाबू के सौजन्य से। पिछली बार आए थे तो नहीं जा पाए थे। लगभग 2000 साल पुरानी वो गुफाएं, वो किस इतिहास को बताती हैं? कोई था जो बुद्ध के खिलाफ उनके बाद युद्ध छेड़ रहा था, और बुद्ध के तुरंत बाद युद्ध छेड़ रहा था। उसने किताबें जलवाई, उसने लाइब्रेरी जलवाया, उसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई, और उसने ये कोशिश की कि जिस धरती पर बुद्ध पैदा हुए वहां से बुद्ध को मिटा दिया जाए। और उसका नतीजा है कि बुद्ध को मानने वाले ऐसी कई जगह जाकर के छिपते हैं, और जहां छिपते हैं वहां भी बुद्ध की आज भी ऐसी तस्वीरों, ऐसी लकीरों को कुरेदते हैं कि वो इतिहास आज भी विश्व की धरोहर बनकर के खड़ा है। मैं ये सवाल पूछता हूं जिल्ले इलाही है और उनके मानने वाले लोगों से कि ये बुद्ध के खिलाफ हमला करने वाला कोई इंग्लैंड से आया था या भूटान और श्रीलंका से आया था या अरब देशों से आया था, कोई मुसलमान था? कब आया और कब यह हमला हुआ? सवाल का जवाब ये बौद्धिक लोग अपने आप जानते हैं कि बुद्ध के खिलाफ पहला युद्ध छेड़ने वाले इसी देश के लोग थे, जो आज उन्हीं के परिवार के लोग कहते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये उनका नारा है कि भारत क्या है? हिंदुस्तान है। भारत की भाषा कौन सी होनी चाहिए? हिंदी। और मैं बहुत बधाई देता हूं सर, मैं भी यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर एड हॉक बेसिस पर था, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं एक स्टूडेंट के बतौर बैठा हूं और मेरा एक प्रोफेसर मेरे सामने एक लेक्चर दे रहा है जिसने मुझे बताया कि आइड ऑफ इंडिया क्या होता है। तो इस बहुत शानदार लेक्चर के लिए आपका शुक्रिया, यह बताने के लिए कि भाषाओं का इतिहास कितना शानदार है। और कुछ लोग कहते हैं कि मां एक ही रही, और अभी आपने देखा कि वो तो जबरदस्ती मां बनाया जाता है। दक्षिण भारत की भाषाओं की मां अलग है, लेकिन कैसे इतिहास उसकी गाथा गाता है जो जंग में जीता हुआ होता है, क्योंकि विजेता ही इतिहास लिखते और लिखवाते हैं, हारे हुए लोगों का इतिहास नहीं मिलता। मैंने अपनी पहली किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा, एक बहुत वर्ल्ड लेवल के फिलोसोफर की, चिनुआ अचाबे की, कि अगर शिकारी इतिहास लिखेगा तो उसमें हिरणों के संघर्ष की गाथाएं नहीं होंगी। अगर हिरणों को अपने संघर्ष के बारे में इतिहास लिखना है तो खुद कलम उठानी पड़ेगी, और इसीलिए हम कलम और किताब की बात करने यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और आज वही इतिहास यहां पर दोहराने की बात हो रही। तकरीबन 5000 साल का ज्ञात इतिहास इस मुल्क का है। हम पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए हम 5000 साल कहते हैं, कुछ अनपढ़ कहते हैं कई लाख साल पुराना इतिहास है, जबकि जीरो का आविष्कार कब हुआ? समझदार को इशारा काफी। कुछ बातें मैं इशारे में बोलूंगा क्योंकि लौटना मुझे उत्तर प्रदेश है, जहां आजकल सच बोलने पर मुकदमा हो जाता है। आपके यहां तो खूब बोला जाता है, खूब। हमारे यहां आइए देखिए,
जिस मैत्री की बात प्राचार्य सुनील कर रहे हैं, ईवी रामासामी नायकर पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, इस मैत्री की अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो वो उत्तर भारत को है, जिसे पूरी तरह से अंधविश्वास, पाखंड और हमेशा एक विचार का गुलाम बनाने पे तुले हुए लोग हैं। पूरी तरह से वहां विचारिक गुलामी है। कल हम जहां होटल में ठहरे हुए थे, हमारे डॉक्टर साहब आए हुए थे, शशिकांत पाटेकर जी, बड़ी लंबी बातचीत हुई, स्टडी सर्किल चलाते हैं, आए हुए हैं, और बहुत दार्शनिक ढंग से उन्होंने कहा कि हम कैसे कलम की बात करके एक कंटिन्यूएशन में विचार के संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आपके अपने शहर में बहुत मैं बधाई देता हूं कि तकरीबन 5-7 जगह पर यह स्टडी सर्किल चल रहा है। और मुझे याद आता है, आप अगर मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आज से तकरीबन 10 साल पहले जब हम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जहां अंबेडकर, फूले, पेरियार पर बात नहीं होती थी, जो अंबेडकरवादी भी था वो चुपचाप अंबेडकरवादी था, क्योंकि 99% वो लोग थे जिनके इतिहास के ग्रंथों में लिखा है कि वो मुख से पैदा हुए थे, वही प्रोफेसर थे, वही वाइस चांसलर थे। आजकल जब मैं ये कह देता हूं मुख से पैदा हुए थे तो इसको भी सब कहते हैं कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमने थोड़ा ही लिखा है, लिखा तुम्हारे पूर्वजों ने, कह दो कि नहीं पैदा हुए थे। जिल्ले इलाही अब अगली बार अमेरिका जाएं तो कहें कि तुम आज चैट जीपीटी और एआई ले आए हो, हमारे यहां आज से हजारों साल पहले दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता था, हमारे यहां मुख से भी पैदा हुआ। बोलना चाहिए, वहां नहीं बोलते इसलिए क्योंकि दुनिया वाले हंसेंगे। और आप यहां पर, ये आपके उन किताबों में लिखा है जिनके खिलाफ तर्कवादी, विज्ञानवादी और वैज्ञानिक चेतना से युक्त हमारे महापुरुषों ने इसकी आलोचना की। और महाराष्ट्र की जमीन पर खड़े होकर बीमारी पैदा किया उन लोगों ने, इलाज किया हमारे महापुरुषों ने डॉक्टर बनकर। और महाराष्ट्र की जमीन पर एक बड़े डॉक्टर को याद करना जरूरी है जिसका नाम था महात्मा गोविंदराव ज्योतिराव फूले, जो उन्होंने गुलामगिरी लिखकर इस तरह की बीमारी का इलाज किया। एक ही सवाल पूछा था, अगर मुख से बच्चा पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरा? इससे ज्यादा बोलने पर उत्तर प्रदेश में मुकदमा होता है सर, इसलिए इससे ज्यादा आपको पढ़ने के लिए छोड़ देता हूं। इतना लॉजिकल सवाल पूछा, और इसी बात का 5000 साल का इतिहास हमारा है, लॉजिक का, तर्क का और मनुष्यता का, इंसाफ और इंसानियत का। अगर मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के और ईवी रामासामी नायकर की मैत्री की बात करूं तो उस मैत्री में दोनों कई जगह पर एक थे। यह अलग बात है, इतिहास हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया, और बाद में आप जानते होंगे 1925 के आसपास से दोनों के एक होने के रास्ते दिखने लगते हैं। भले ही वो दोनों फिजिकली 1940 के आसपास मिल पाए, लेकिन एक कुटी अरसों में अपने उस लेखों के बीच डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष का सलामी की तरह लेख लिख रहे थे। चाहे वो महार सत्याग्रह, चौदाड़ आंदोलन हो, चाहे 1936 में एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात हो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बहुत ही सम्मान से कुटी अरसों में पेरियार ने याद किया है। और कई जगह पे लिखा है कि वंचितों, शोषितों को ऐसे नायकों की जरूरत है। और उसके बाद दोनों की वो मैत्री जो आपके इस पूरे आयोजन में दिखती है, वो मैत्री थी। दोनों संपादक थे, अखबार निकालते थे, दोनों जाति व्यवस्था का विनाश चाहते थे, दोनों पाखंड, अंधविश्वास को मानते थे कि वो धर्म के लिबास में पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में थोपा गया है। दोनों चाहते थे कि पाखंड, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा खत्म हो। दोनों चाहते थे कि इंसाफ और इंसानियत हर व्यक्ति को मिले। दोनों आत्मसम्मान आंदोलन चाहते थे। दोनों चाहते थे कि सम्मान बराबर का हो। 2026 के भारत को
ऐसी अनगिनत मैत्री की जरूरत है और ऐसे कार्यक्रम उस मैत्री को अगर बना पाए तब मैं इस कार्यक्रम को सफल समझूंगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से चलकर आया, हमारे मित्र तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दूसरे इलाके से चलकर आए और हम एक जगह पर एक हैं कि हाँ, इस देश को फिर से फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों पर चलने का जरूरत है और इसीलिए इस मैत्री की वजह से इस कार्यक्रम को हम सफल चाहते हैं। आज क्योंकि जिस आरएसएस के विचार का हमला हमारे देश के ऊपर है वो मैत्री नहीं चाहता, उसके बुनियाद है आपस में लड़ाना। पहले उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना करके बांटा। अब मैं एक फिलॉसफिकल क्वेश्चन भी इसमें रेज करता हूं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं और मेरी किताब जाति जनगणना, जिस पर मेरा टॉपिक भी है आज का, यह किताब बेसिकली मेरे 10 साल के अध्ययन के, मनन के, संघर्ष के और पिछले 2 साल के एक साथ लिखने की कोशिश का नतीजा है। अब तक जाति जनगणना पर मुकम्मल कोई किताब आपको नहीं मिलेगी। कोई किताब उसके कंटेक्स्ट पर बात करेगी, कई किताबें ऐसी हैं टुकड़ों में कि कुछ आर्टिकल जहां जहां लिखे गए उसको बात करेगी, लेकिन जाति के उद्भव का इतिहास क्या है इस पर अलग किताब आपको मिल जाएगी। खुद बाबा साहब ने इतनी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। लेकिन ये जो नई जनरेशन है जिसको कई बार ये लगता है कि हमारी जाति के साथ तो शोषण ही नहीं हुआ, हम छत्री हैं, इधर वाली है कि नहीं दिक्कत हमारी तरफ बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को अक्सर ये लगता है कि हमारा शोषण नहीं हुआ है तो हम तो वहां हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां से धक्का खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊं कि मैं यादव कम्युनिटी, मेरे नाम में यादव लगा है, तो आज वो ओबीसी में आते हैं, बैकवर्ड क्लास में, किसान जातियां। लेकिन एक फिलोसफिकल क्वेश्चन रेज करते हुए मैं अपनी बात को कह रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगा कि हमारे साथ अछूत तो बनाया नहीं, हमें तो मंदिर में भी जाने देते थे, हमें तो हर जगह जाने देते थे, हमें अछूत नहीं बनाया, तो हम भी छत्री हैं। हमारे यादों में से अभी गूगल करिएगा, पढ़िएगा, इटावा एक जगह है उत्तर प्रदेश में। इटावा में 2 लोग कथा कहने लगे, चुटिया बनाई, बड़ी लंबी, 14-15 साल लगा चुटिया बढ़ाने में, मंत्र पढ़ा, खूब अच्छी कथा कहते थे। और अचानक एक बार क्या हुआ कि पता चल गया कि यादव होकर के कथा कह रहा है, उसकी 15 साल पुरानी चुटिया कटवा ली और पता नहीं कौन सा जल डाल करके उसको पवित्र कर रहे थे, शुद्ध कर रहे थे। तब मैंने पूछा कि जो आप बनना चाहते हो वहां कुर्सी पर बैठे लोग तो आपको मान ही नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है। उत्तर हमारे यहां एक इतिहास है जो इस किताब में आपको मिलेगा, 90s या 1970 से 80 के बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे। वो नाई समाज के थे, ओबीसी में आते थे, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन। लेकिन इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाने वालों ने क्या किया, पेशे के हिसाब से सम्मान तय किया। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, केवट, किसान, कमेरा, इस तरह के पेशे से इज्जत तय होने लगी। आप कम सम्मान वाले हो क्योंकि आप पैरों से पैदा हुए। मैं इसे उलट कर देखता हूं, जो उत्पादक जातियां थीं, श्रमशील जातियां थीं और उनकी आबादी बहुत ज्यादा थी, तो आप कभी, मैं अगली बार आता तो स्लाइड बना के मैं भी आऊंगा सर, आपने इतना अच्छा समझाया, क्योंकि उस स्लाइड से समझ में आया था पॉपुलेशन के पिरामिड बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा बनेगा। टॉप में कुछ लोग 1.5%, 3% हैं, फिर उसके नीचे 3-4%, 5%, कुल मिला के 10%, और नीचे आएंगे तो 90% पॉपुलेशन जिसकी है वो है भारत देश में एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, लैंड ऑनरशिप में, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, जो देश चलाते हैं, उनमें कैसे अगर उस पिरामिड को बताएंगे तो वो उल्टा बनेगा। 90% पॉपुलेशन 10% भी नहीं है,
और 10% पॉपुलेशन 90% उन कुर्सियों पर बैठी है जो देश को चला रहे हैं। फिर मैं वहां से जहां शुरू किया था, फिर ये देश सबका कैसे हुआ। अब तक मान लीजिए 100 चीफ जस्टिस बने होंगे, 100 में 90 SC ST OBC अगर हैं, तो क्या 100 में 90 SC ST OBC आपके जज बने? क्या 100 में 90 वाइस चांसलर अगर इस देश में हैं? और करंट डेटा बताता हूं इस समय का, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 44 में 3% पॉपुलेशन वाले हैं वाइस चांसलर। मैं जब 3% कह रहा हूं तो समझ तो गए होंगे ना कि किसकी बात कर रहा हूं। समझदार को इशारा काफी है। एक बार गांव में क्या हुआ सर, अब आप लोग इतना धैर्य से बैठे हैं तो थोड़ा आराम से बात करेंगे। एक आदमी ने एक तोता पाला था, उसका दोस्त जब घर आए तो तोता उससे कहता था कि पागल आ गया, पागल आ गया। 2-3 दिन कंटिन्यू ये बात बोला। तो एक दिन उसका दोस्त अपने मालिक, उसके शिकायत करता है तोते के मालिक से कि जब मैं आता हूं ये तोता मुझे देखता है और कहता है पागल आ गया। तोते का मालिक आया और डांट के बोला कि देखो खबरदार, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसको आइंदा कभी तुम पागल नहीं बोलोगे। तोता बोला ठीक है। अगली बार जब आया घर वो, तो तोता कुछ नहीं बोला। वो व्यक्ति तोते को देखा, तोता उसको देखा, दोनों चुप रहे। फिर वो अंदर जाने लगा तो तोता कहा सुनो, समझ तो गए होगे कि कौन आया है। तो ये कुछ बातें अब समझ की इशारे में भी कहनी जरूरी है। जैसे ही मैं कहूं कि मुखस्य जायते, तो आप तुरंत समझ लेना 3%। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आउट ऑफ 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल डेटा 42 का था जब यूजीसी आया था अभी कुछ दिन पहले। पता है आपको, यूजीसी का एक रेगुलेशन आया कि SC ST OBC के साथ अगर कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो एक समता समिति बनेगी जो जस्टिस करेगी, और पूरे देश में उसका विरोध हो गया। वो है पावर। 3% लोगों ने विरोध करके उस कमेटी को रुकवा दिया, और कोर्ट ने कहा कि क्या हम वापस अमेरिका बनना चाहते हैं जहां ब्लैक्स के लिए अलग स्कूल और व्हाइट के लिए अलग स्कूल। फिर मैं यहां खड़े होकर के एक सवाल करता हूं कि साहब, आप अमेरिका कब नहीं बने? आज भी इस देश का गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, कमेरा 90% के लिए अलग भारत है और 10% लोगों के लिए अलग भारत है। उसी भारत के लोग बिजनेस पर कब्जा किए हुए हैं। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर 90% हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज 90% हैं, मीडिया में 99% हैं, और उन्हीं में से चंद पूंजीपति हैं जो पहले किसी को जिल्ले इलाही के पोस्ट पर पहुंचाते हैं, तब नारा दिलवाते हैं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जैसे ही कुर्सी मिली, BSNL बिक गया, MTNL बिक गया, LIC बिक गई, रेलवेज बिक गया। हवाई चप्पल वालों को कहा था हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बिक गया। नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बिक गया, सब कुछ बिक गया। किसको? 2 दोस्तों को। उनमें से कितने विदेश भाग गए, उनमें एक भी SC ST OBC नहीं है। ये देश तो ऐसा है साहब, रिजर्वेशन जब मिला बाबा साहब अंबेडकर और EV रामास्वामी नायकर पेरियार जैसे लोगों की वजह से, तो इस देश में चुटकुला बनाया गया कि रिजर्वेशन बैसाखी होती है, रिजर्वेशन भीख है। और जब 10% सुदामा कोटा मिला तो अपने आप भीख रख लिया लेकर, और बिना जाति जनगणना के। आज पॉपुलेशन कितनी है उनकी, जिनको पॉपुलेशन के मुताबिक रिजर्वेशन अगर मिलना है तो 10% अगर पॉपुलेशन है तो 10% रिजर्वेशन। हम कह रहे हैं कि एक बार कास्ट सेंसस होने दो, पता चलने दो। अगर तुम्हारी 12% पॉपुलेशन है तो 2%, 4% और बढ़ा लो, लेकिन बाकी जो 80 to 85% रिजर्वेशन है वो SC ST OBC को होना चाहिए, तब जाकर के सबका भारत बनेगा। और इसके लिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। और इसलिए हम ये बात आपसे पूछने आए कि ये भारत सबका भारत है क्या? अगर इस देश को चलाने में 90% पॉपुलेशन
10% भी नहीं है, तो फिर कास्ट सेंसस की जरूरत है कि नहीं है? आज इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज सरकार से पाते हैं, तब घर में चूल्हा जलता है। और इस देश के 100 अरबपतियों की सूची आई। मैं जानना चाहता हूं कि 80 करोड़ लोग जो इतने गरीब, कंगाल, बेबस हैं कि 5 किलो अनाज भी उनके घर में नहीं है, हुकूमत से लेना पड़ता है, वो कौन है? और जो 100 अरबपति बने हैं वो कौन है? तब पता चलेगा कि ये भारत सबका भारत है क्या, और वो बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। और इसलिए मैंने अपनी किताब में बहुत बैकग्राउंड में जाकर के वो कहानी खोजी कि इस देश में पहले जाति नहीं होती रही होगी, जाति तो पशुओं में भी नहीं होती, लेकिन जाति को बनाया किसने? इस किताब के शुरुआती पन्ने आपको वहां ले जाएंगे। वो बताएंगे कि जाति अगर नहीं है तो जो भी मेहनत करता था वो मेहनत से अपना काम करके अपनी जगह तय करता था। अगर वर्णा सिस्टम इस देश में लागू होता, इसको आप अलग से सोचिएगा, प्रोग्राम की टाइमिंग लिमिट है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको इशारे में मैं अपना एक समझदारी आपसे साझा कर रहा हूं, आप इस पर सोचिएगा सही या गलत, और फिर मैं उसको लिंक करूंगा डॉक्टर अंबेडकर और फूले के लिटरेचर से। अगर इस देश में हमेशा वर्णा सिस्टम लागू था और वर्ण से तय होता था कि जो शूद्र है वो केवल उत्पादन कार्य करेगा, सेवा करेगा, जो बाहों से पैदा हुआ वही क्षत्रिय बनेगा, जो मुख से पैदा हुआ वही विद्वान बनेगा, तो मौर्य वंश किसका है? चक्रवर्ती सम्राट अशोक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? और अगर ये शूद्र थे तो राजा कैसे थे, और राजा थे तो शूद्र कैसे थे? मैं एक प्रॉब्लम की तरह आपको, एक इंटेलेक्चुअल डिबेट की तरह इसको आपको, और ये मैं नया नहीं कर रहा हूं, इसी बात को महात्मा ज्योतिबा फूले ने इंट्रोड्यूस किया कि ये क्षत्रिय खत्रिय है, खत्रप से बना हुआ है, जो बलशाली वो हुकूमत करता था। और इसीलिए इस किताब के इतिहास में मैं जब गया तो मैंने देखा कोई भी वंश ऐसा नहीं है जिसके बीच से कोई राजा न बना हो। हमारे स्टीफन साहब ने अभी जो बातें कही, इन्होंने एक जगह बताया कि जब एक आदिवासी व्यक्ति हिंदी में किताब लिख रहा था तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे आदिवासी गोंडी लैंग्वेज में, संथाली लैंग्वेज में कौन काम करेगा? हमें मौका मिला उन जगहों पर जाने का, और जहां भी मैं गया, अभी आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बॉर्डर से शुरू करिए और चलिए छत्तीसगढ़, झारखंड, आदिवासियों के बीच राजा पैदा हुए, गोंड वंश। गोंडवाना पूरा एक राज्य जिसकी मांग करते हैं, यहां एक पार्टी बनी हुई है, अगर आप अवेयर होंगे तो जानते होंगे, भीलवाड़ा, गोंडवाना, ये तो ट्राइब्स थे, और अगर ट्राइब्स थे तो तुम्हारे हिसाब से तो शूद्र हुए। हालांकि इस किताब में मैंने यह भी बताया है कि वर्ण सिस्टम दो लोगों पर कभी फिट ही नहीं हुआ, वैसे तो किसी पर फिट नहीं हुआ, यह जबरदस्ती थोपा गया है। पहला आदिवासी ट्राइब्स, उनका कोई कल्चर मिलता ही नहीं इन वर्ण सिस्टम को बनाने वालों से, तो वो फिट कैसे होगा? ये जिस देवी देवते की पूजा करते वहां वो देवी देवता है ही नहीं। मैं गया हूं उनके बीच में साहब। एक बार एक किस्सा बताऊं, हम लोग भी फूले अम्बेडकर पेरियार की बात करते करते, मेरे पिताजी कॉमरेड थे, कम्युनिस्ट, और मेरे बड़े पिताजी ताऊ, कल ही हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमने ये कहा कि मेरे बड़े पिताजी कबीरपंथी थे, और मैं आऊंगा अभी, हमारे दोस्त ने जो किताब लिखी है, इन्होंने बताया कि इंग्लिश में आने वाली है, मैं उसका इंतजार करूंगा, उसी बहाने अंग्रेजी थोड़ी और अच्छी होगी कि अगली बार फोन पर स्टीफन साहब से और अच्छे से बात करूंगा। लेकिन मैं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि जिस अंधश्रद्धा से लड़ने का काम पेरियार कर रहे थे वो हमें विरासत में मिला था, और सुनिए वो विरासत क्या थी, फिर मैं आऊंगा, क्योंकि मुझे अपने बड़े पिता की जब याद आई तब हमने कहा कि वो कबीरपंथी एक संत को मानते थे। तो मेरे घर परिवार में कोई देवी देवता था ही नहीं, सब इंसान थे।
और इस वजह से हमने वो देखा ही नहीं। और तब हमने ये पूछा कि आदिवासी जो ट्राइब्स है उनका तो सारा कुछ अलग है, वो आपके साथ फिट नहीं है, वो प्रकृति को पूजते हैं, वो जंगल में खेत में। और जब मैं उस कार्यक्रम में गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम था सर, करीब 1 लाख ट्राइब्स के लोग आए हुए थे। और उन्होंने कहा कि प्रोग्राम शुरू करने के पहले हम देव पूजा करवाएंगे। अब हमने कहा कि हम कहां फंस गए, देव पूजा। फिर हमने एक के कान में बोला, हम पूजा वूजा थोड़ा सा। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मैं इसके लिए भी बधाई दूंगा। और हमारी संचालिका जी ने पहले ही कहा कि इस कार्यक्रम में एक फूल, एक माला, एक दीपक नहीं है। और क्या गजब का वो आपने किस्सा सुनाया कि जब चप्पल उतारने पर नाराज हो गए पेरियार के मानने वाले कि ये तो पेरियार का अपमान है। ये चीज है जो हमारे प्रैक्टिकली आना चाहिए। और आजकल बुद्धिस्ट लोग भी खूब अगरबत्ती जलाते हैं। अब मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ी आलोचना तो अपनी भी होनी चाहिए। एक जगह मैं गया और ऐसे ही बाबा साहब और पेरियार साहब और फूले साहब की फोटो थी, उन्होंने कहा माला पहना दीजिए, और मैं जूता पहना था सर, और कोई मकसद नहीं था। सब लोग चप्पल उतार जूता उतार रहे थे, मैं चप्पल जूता पहन करके माला। नाराज हो गए वहां खड़े बुजुर्ग, आप जब हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते तो कैसे आप जो है अम्बेडकरवादी हो। तब मैंने कहा कि अगर बाबा साहब भी ये देखते तो नाराज हो जाते कि अम्बेडकरवाद में जूता उतारना कहां लिखा है, और तुम सब जूता उतरवा रहे हो। बाबा साहब तो जो बात हमने अभी डॉक्टर साहब से कल बात हो रही थी, हमने बोला, और ये मैं किस्से की शक्ल में क्यों कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये प्रबुद्ध समाज यहां बैठा हुआ है। अगर आप समझदार नहीं होते, जितनी मेरी उम्र नहीं उससे ज्यादा उम्र जो लोगों ने संघर्षों में दिया होगा वो सामने बैठे हैं, तो हम उन्हें ज्ञान देने नहीं आए। और न हमें ये भ्रम और गुमान है कि हम दिल्ली से चल के आए हैं तो बड़े ज्ञानी हैं। नहीं भाई, हम तो सीखने आए हैं। हम ऐसे कार्यक्रमों में इसलिए जाते हैं ताकि जब कभी हम लड़ाई में अकेले पड़ें तो हमें याद आए कि ये हमारे मिशन के लिए, विचार के लिए लड़ने वालों का कारवां औरंगाबाद में भी इतना है, इसलिए आपसे हिम्मत लेकर के लौटेंगे। और इसलिए हम इस कार्यक्रम में आपके बीच में आए। तो हम कोई नई बात कहने नहीं, हमसे ज्यादा आप जानते होंगे। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो साफ तौर पर कहा था कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, और हम अम्बेडकर को पूजने लगे। और आप ये साबित करवाते हैं, जितने ओबीसी हो, डॉक्टर लक्ष्मण यादव कितने बड़े अम्बेडकरवादी हो, साबित करो। ओबीसी रोज साबित करे कि वो अम्बेडकरवादी है या नहीं। इसके चक्कर में कहीं हम अपनों के बीच मैत्री जो बन रही थी, कहीं वो कमजोर तो नहीं कर रहे। मेरी गुजारिश है, इसको सोचिएगा। अगर हम तराजू लेकर तौलेंगे कि कौन प्योर अम्बेडकरवादी है, तो उन तर्कों पर कहां ठहरोगे जहां उन्होंने कहा था कि रोटी बेटी का संबंध करना, और जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जातियां हैं वो भी अंतरजातीय विवाह कितना करती हैं, जरा हमको बताएं। फिर आलोचना तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि कोई बात नहीं, अगर 10 बातें डॉक्टर अम्बेडकर ने कही हैं और हमारे ओबीसी समाज में केवल 2 बातें भी मानना शुरू किया, तो हम पहले उसको बुला के सम्मानित करेंगे कि चलो 2 तक आया। एक दिन आएगा जब वो 10 बातें मानने लगेगा। पहले दूध में मट्ठा तो डालिए, फिर वो दूध फटेगा। विचार मट्ठा डालने का काम करता है, और जबरदस्ती विचार कभी नहीं जा सकता। आरएसएस भी जबरदस्ती नहीं गया। आरएसएस को पता था अगर संगठन टूटेगा तो हम कमजोर होंगे। आज 100 साल की जयंती मना रहा है, टूटा नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संगठन कितने टुकड़ों में हुए, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मिलिंद कॉलेज कहां है आज? डॉक्टर अम्बेडकर तो कलम से क्रांति की रोशनी जला रहे थे। बौद्ध विहारों में क्या हो रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था। थोड़ी आलोचना हमें अपनी करनी चाहिए। हम प्योरिटी को तलाशेंगे तो हम कमजोर पड़ते चले जाएंगे। मेरा मानना है कि न्यूनतम सहमति बनानी चाहिए, मिनिमम अलायंस। चलो आपको भी संविधान प्यारा है, हमको भी प्यारा है, तो चलो संविधान के नाम पर तो एक हो जाते हैं। आप भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट चाहते हो, हम भी चाहते हैं, तो चलो 2 कदम और आगे बढ़ाते हैं। आप भी चाहते हो कि अंतरजातीय विवाह हो, हमने तो कर ही लिया। और मैंने कल डॉक्टर साहब को ये बात बताई थी। पहले सोचा था चुपचाप कोई खर्चा नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट पर साइन करके हम लोगों ने कर ली शादी। बाद में पता चला कि हमारे रिश्तेदारों से लेकर गांव तक में चर्चा हो गई कि ये जो यादव कुल का नाशक है, अब इसके घर कोई खाना नहीं खाएगा क्योंकि इसकी पत्नी शेड्यूल कास्ट है।
तब मैंने लगा कि मैं उधार मांगकर बम्पर पार्टी किया और उन सबको सबसे पहले बुलाकर खिलाया जो हमारे खिलाफ बोल रहे थे, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ये मिथ को तोड़ूंगा नहीं तो अगली बार शायद कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपने व्यवहार में डॉक्टर अंबेडकर को जीना चाहिए। और खुद डॉक्टर अंबेडकर कहते थे मुझे मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढना, मैं किताबों में मिलूंगा और हम पूजें। मूर्ति जरूरी है, क्योंकि मूर्ति उन लोगों को भी एक हिम्मत देती है जिनको पता ही नहीं कि उनके बीच से कोई अंबेडकर पैदा हुआ था, कोई फूले पैदा हुआ था। उनको कम से कम एक मूर्ति आईना दिखाती है कि अगर आपके बीच से कोई पैदा हुआ था तो ये अगर हो सकता है तो हम भी होंगे। और नेक्स्ट स्टेप उसका होता है पहले मूर्ति फिर विचार। जहां विचार नहीं पहुंचा वहां मूर्ति तो पहुंचने दो। हमारे उत्तर प्रदेश में हमें पता है, इसी महाराष्ट्र में आए थे मान्यवर कांशीराम और चाहते थे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ काम करना, लेकिन उन्होंने यहां का झगड़ा देखा था। इसलिए मेरी नहीं मानो तो कांशीराम जी की तो मानो, कितने टुकड़े थे और वापस लौट करके गए। और पुराने लोग जो उस बहुजन आंदोलन से जुड़े होंगे वो मेरी बात अगर गलत हो तो बताएंगे। मान्यवर कांशीराम नाराज होकर गए, लेकिन मिशन को खड़ा किया। और मान्यवर कांशीराम ने जो मूवमेंट चलाया साइकिल से, उसमें एक मूवमेंट खास कर था अंबेडकर ऑन व्हील, पेरियार ऑन व्हील। और साइकिल पर लाद करके हमने बहुजन महापुरुषों के लिटरेचर को गांव गांव पहुंचाया। और उस लिटरेचर में कोई चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, कोई पेरियार ललई सिंह यादव, कोई जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना राम स्वरूप वर्मा, इन सब के लिटरेचर के साथ फूले, अंबेडकर और पेरियार को उत्तर भारत में कायदे से किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो उस शख्स का नाम है मान्यवर कांशीराम। और वो वहां पहुंचाए। और उसके पहले कोशिश हुई थी सर। मैं एक चीज और हिस्टोरिकल बताऊं ना, इसी किताब में है, आपको पढ़ना होगा तब पता चलेगा कि जाति जनगणना जाति के विनाश की बात कैसे करती है। 1901 में जब जाति जनगणना हुई, 1911 में हुई, 21 में हुई, 31 में हुई, तब वो जाति जनगणना से ओबीसी की कुछ जातियां मजबूत बनी। ओबीसी में यादवों की अलग संगठन बनने लगे, अखिल भारतीय गोप क्षत्रिय महासभा। मैं अगले 5-7 मिनट में अपनी बात को समेटूंगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, क्यों जाति जनगणना जाति के विनाश की बात करती है। और पता है ओबीसी की जातियां कैसे बनी अपने जाति संगठन में? अखिल भारतीय गोप क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, यहां कुनबी बोलते हैं, अखिल भारतीय कोयरी क्षत्रिय महासभा। जब मैं इतिहास को पढ़ा तो पता चला कि क्षत्रिय जोड़ने की परंपरा क्यों आई। अंग्रेजों ने जब लिटरेचर पढ़ा यहां कि सेना में भर्ती करने के लिए हमें ताकतवर लोगों की जरूरत है, और ताकत किसके पास होती है? वो लिटरेचर में गए। लिटरेचर में पता चला कि वर्णा सिस्टम में जो क्षत्रिय होता है वही बाहुबली होता है। और उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया कि आर्मी में जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो भी होगा वो क्षत्रिय को ही मिलेगा। तो इन किसान जातियों ने आंदोलन किया। खेत हमारे पास, खेत में मेहनत करते हैं हम, फसल हम पैदा करते, कोई भी अगर सम्मान से बात होती है, बिगड़ती है तो लाठी लेकर हम लड़ते। हमारी आबादी ज्यादा, हमारी ताकत ज्यादा, फिर हमें क्यों नहीं नौकरियां मिले, हम क्यों नहीं? तब उन्होंने जब खोजा और पाया कि वो उसमें जब अंग्रेजों का कसूर इस चैप्टर में मैंने लिखा है कि पाया कि क्षत्रिय लिखवाया है, रिजर्वेशन उनको है, तो इन्होंने कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं और अगर कोई नहीं मानता है तो जरा साबित करो। 1911 से लेकर 1925 में उत्तर भारत में, और मैं बताना चाहता हूं पेरियार और अंबेडकर उत्तर भारत कैसे पहुंचे। जनेऊ वहां एक पवित्र धागा माना जाता है आज भी। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महादल, ये बलि राजा कौन था हमें पता ही नहीं था। हमने जब फूले को पढ़ा तब समझ में आया कि बलि राजा कौन है। आज मैं जब अजंता जा रहा था तो दुकान पर नाम लिखा था, हमारे अपने महापुरुष बलि राजा की दुकान, उसका हिंदी तर्जुमा ये था। तो जनेऊ जब उन जातियों ने पहना, उनके ऊपर हमला हो गया और 700 लोग मारे गए। तब उन जातियों को समझ में आया कि ये तो हमें मानते ही नहीं अपने से ऊपर। और ये है सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट जो पेरियार उस समय वहां चला रहे थे साउथ में, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पहले इस महाराष्ट्र की जमीन पर महात्मा ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था। डिग्निटी का मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन। वो आत्मसम्मान आंदोलन 1933 में त्रिवेणी संघ बनता है
और वो वहां पे आंदोलन शुरू करता है और उस आंदोलन में कई नारे लगते हैं। इन नारों को सुनिएगा और समझेंगे आप कि कैसे उन नारों से बराबरी की लड़ाई लड़ी। एक जाति फिर जमात में तब्दील होने लगी, कम्युनिटी डेवलप करना। और जो महात्मा ज्योतिबा फूले के यहां बहुजन था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो त्रिवेणी संघ में 1933 में उत्तर भारत में 90% को कमेरा कहता है, शोषित कहता है। और बाद में अर्जक संघ बना, पुराने लोग जानते होंगे। और वो त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ 90% जमात की बात करता है। मेरी किताब में इसीलिए एक सब टाइटल है, जात से जमात की ओर। हम अगर जातियों में बटे रहेंगे तो आरएसएस और वर्ण सिस्टम मानने वाले वर्चस्ववादियों की साजिश के शिकार होते रहेंगे। वो चाहते हैं कि हम जातियों में ही बटे रहें। 3743 ओबीसी की जातियां, कुल मिला के 6000 जातियां। हम पेरियार की जब बात करते हैं तो वो जमात बनाते हैं। और जमात ऐसी कि साहब 97% आज भी तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कितना है? नहीं, वो भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% नहीं है। वहां रिवोल्ट किया कि जब आबादी 10% नहीं तो रिजर्वेशन 10% कैसे होगा। और बहुत पहले से 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु का आज भी है। इट मींस कि सोशल रिवॉल्यूशन बहुत पावरफुल चीज है जो हमारी हिस्ट्री में है, शायद हम भूल गए। और इसीलिए त्रिवेणी संघ अर्जक संघ ने जो नारा दिया था सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी का, उस नारे को पेज नंबर 99-98 पर पढ़िएगा। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं और बिन समाज जन राज नहीं। जनता का राज होगा कैसे, जो बाबा साहब चाहते थे। और इसलिए वो नारा पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। 1933, 35, जब तक अभी पेरियार साहब वहां पहुंचे नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का विचार पहुंचने लगा है। और उसके बाद आरएल चंदापुरी पटना में बाबा साहब अंबेडकर को बुलाकर एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं और उस पर हमला होता है। बहुत विस्तार में है, पढ़िएगा आप, बहुत वक्त नहीं लूंगा। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला। आप गरीब क्यों पैदा हुए हो? पूर्व जन्म में कोई गलत काम किए होगे। तो अडानी कौन सा पूर्व जन्म में अच्छा काम किया था, या बाबा रामदेव? मैं तो सोचना चाहता हूं, आज के शोषण की वजह आज की हुकूमत नहीं, आपका पूर्व जन्म है। तो अब इस जन्म में क्या करो? शांत रहो। अभी 26-26 साल के बाबा घूम रहे हैं। एक 26 साल का लड़का, उसको सब कहते हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा हैं। न उसकी डिग्री का पता नहीं, कुछ दिन पहले था, पहले जब बचपन में अपना धंधा शुरू किया। और जब मैं धंधा कर रहा हूं तो नाराज मत होइएगा, अगर बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, अगर लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, तो ये वाला काम भी उनका धर्म नहीं धंधा है। ये मैं नहीं, महात्मा ज्योतिबा फूले पहले ही कह चुके हैं। तो ये जो धंधेबाज बैठे हुए हैं, वो यहां फोन लगा कर, हेलो रावण, हाउ आर यू, ये धर्म का अपमान नहीं है। लेकिन आज उनकी हुकूमत है तो उनके बाबा गांव गांव घूम रहे हैं। पता नहीं महाराष्ट्र में घूमते हैं कि नहीं, हमारी तरफ हर गांव में हर जाति में बाबा घूम रहे, इधर भी घूम रहे ना। अब देखा है, कुछ दिन और हुकूमत रह जाएगी तो हर गांव में 2-2 बाबा पैदा हो जाएगा। क्या हाल है भाई। महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक नाटक लिखा, तृतीय रत्न, कभी पढ़िएगा। उसमें एक आदमी जब परेशान हो जाता है, कहता है बाबा के पास गया तो कहा शनि सही जगह पे नहीं है। उसने कहा कैसे आएगा, मैं छोटे में सुना रहा हूं। वो कहा कि एक हवन करानी होगी, कितना लगेगा, इतना पैसा है ही नहीं। उसने कहा अच्छा 100 रुपए दे दो, मंत्र फूंक दूंगा, तुम्हारा शनि सही जगह होगा। आदमी जेब खोल के दिखाया, कहा हुजूर हमारे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं। सामने से नाराज होकर एक आदमी बोला कि जब तेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि शनि का निशाना तो बैंक अकाउंट पर था। अब ये हाल है आपके यहाँ। हमारे नोटबंदी हुई, एक आदमी जो है कुछ पैसा था वो गया भगवान को चढ़ाने लगा। बीच में एक आदमी आया और कहा कि ये 500 और 1000 की नोट तो बंद हो गई है, तुम कैसे चढ़ा रहा है? कहा धीरे बोलो, हमें पता है बंद हो गई है, तुम्हें पता है बंद हो गई, भगवान को नहीं पता है। तब उस आदमी ने जो जवाब दिया वो धंधे की बात को बताता है। एक यहाँ हमने लिखा, भगवान थोड़ा ही लेता है, जो लेता है उसको पता है कि नोट बंद हो गई। सब कुछ जान कर क्यों अकल पर पत्थर पड़े हैं तुम्हारी, अगर मंदिर से दान पेटी हटा लो तो भगवान नाराज होगा या
पुजारी। और ये मेरा वाक्य नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए, क्योंकि लौटना मुझे यूपी में है। ये है अंबेडकर और पेरियार की मैत्री उत्तर भारत से। जब उत्तर भारत में बैकवर्ड क्लासेस लीग बन रहा था, शिवदयाल सिंह चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई सिंह यादव, वो जब 1930, 1940, 1950 में काम कर रहे थे, तो पेरियार को बुलाते हैं लखनऊ। और लखनऊ में ओबीसी का एक बड़ा मूवमेंट होता है, उसको चेयर कर रहे हैं ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। 1948 के 50 के आसपास डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, भारत पिछड़ा वर्ग संघ, आज भी उसके तस्वीरें मिलेंगी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अपना वहां पर बुलाया जाता है। और उसकी बुनियाद यहां लिखी थी कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। सोशलिस्ट आंदोलन का नारा था किस, और उस नारे के पहले क्या चलता था कि ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। कुछ लोग अपने को कहते हैं कि हम ऊंची जात के हैं, तो कोई नीची जात का। इसका आंदोलन सन 1940s 50s में चल रहा है उत्तर भारत में। और तब तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के राइटिंग्स भी ट्रांसलेट नहीं हुई हैं। जैसे 1936 की राइटिंग बाबा साहब की एनिलेशन ऑफ कास्ट को कैसे ट्रांसलेट करके पेरियार साहब ने दक्षिण भारत में प्रसारित करवाया, वो काम चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और ललई सिंह यादव ने किया। जब सच्ची रामायण, इतना रिवोल्यूशनरी काम। रिवोल्यूशन की ताकत यही होती है कि आज भी भाजपा वहां पर सरकार नहीं बना पाई। मैं नाम लेके कह रहा हूं, ये होता है सोशल मूवमेंट। हमारे यहां क्यों ऐसा हुआ कि सरकार आई और फिर चली गई? हमारे यहां जितने हमारे सामाजिक संगठन थे वो टुकड़े टुकड़े होते चले गए, और आज सारा टुकड़ा कहता है कि ओरिजिनल हम हैं, वो वाला हमारा डुप्लीकेट है, वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। समझदार को इशारा काफी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। और वो जो 100 साल का संगठन बना लिया है यही नागपुर का, और वो आज तक टुकड़े नहीं हुआ और पूरे देश पर कब्जा कर लिया। मैं यूनिवर्सिटी में हूं सर, पूरी एजुकेशन सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा है। हुकूमत अगर चली भी गई तो 100 साल वो बैठकर राज करेंगे, क्योंकि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, आर्मी को और मीडिया को हाईली कम्युनल बना दिया है और अपने आइडियोलॉजी के लोगों को बिठाया है। हमारी आइडियोलॉजी कहीं रास्ते में खो गई क्योंकि हम तराजू लेकर प्योर खोजने निकले थे। आइए हम फिर से एक मैत्री की बात करके इस कार्यक्रम का समापन करें और देखिए उत्तर भारत की मैत्री दक्षिण भारत और हमारे विचारधारा से कैसी थी। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला वम। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात, कर खनिया दामों की कीमत, आने खर्चे ड्योढ़ा हो, और अन्न के दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, ये नारा लगता था। मानवर कांशीराम तो नारा लगवाते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन। आज जमीन का मालिकाना हक किसके पास है? 90% लैंड ओनरशिप कौन करता है? और तब जो उत्तर भारत से पूरी आवाज उठी थी कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसलिए इस मूवमेंट को हमें रिक्लेम करना होगा। जो त्रिवेणी संघ का मूवमेंट था, जो अर्जक संघ का मूवमेंट था, जो बैकवर्ड क्लासेस लीग बन रहा था उत्तर भारत में, और इस मूवमेंट में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शामिल थे। ये तो कुछ धोखा हो गया ओबीसी लोगों के साथ। और धोखा कैसे हुआ? जब संविधान बन रहा था, इसका इतिहास लंबा हो जाएगा, वरना रिजर्वेशन ओबीसी को भी उसी समय मिल गया होता। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में 340 का गलियारा खोला था, और भारत का पहला संविधान संशोधन ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के दबाव में हुआ था। विद्वान लोग जानते होंगे, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), और उसके बाद जाति जनगणना के रास्ते खुले थे। पहला काका कालेलकर कमीशन कहता है बिना जाति जनगणना के ओबीसी को हक नहीं मिलेगा। मंडल कमीशन कहता है बिना जाति जनगणना के ओबीसी को हक नहीं मिलेगा। और जाति जनगणना की बात जब सामने आई तो जिल्ले इलाही की तरफ से आवाज आई कि हमारी नजर में केवल 2 ही जाति होती है, एक गरीब और अमीर। 14 तक मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब जाति नहीं बताई थी। प्रधानमंत्री बनने गए तो कहे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। कब? जब 2002 में अपने मुख्यमंत्री थे तो अपनी जाति को ओबीसी में डाल लिया। इसका मतलब है कि धोखे हुए हैं।
और पिछली हुकूमत ने भी किया। जब 2010 में एक कॉमन कॉन्सेंसस बन गया था पार्लियामेंट में कि 2011 की जनगणना में जाति जनगणना होगी, तो धोखा हो गया। फिर उसके बाद जब मूवमेंट चला, सोशलिस्ट मूवमेंट चला, जमीन पर बहुजन मूवमेंट चला, तब जाति जनगणना की मांग पैन इंडिया मूवमेंट बनी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मान्यवर कांशीराम को मैं क्यों याद करता हूं, इसमें एक चैप्टर मैंने बाकायदे लिखा है, बहुजन की बनती हुई जमात। क्योंकि मंडल लागू करने के लिए 4 लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मोसा मुजाहिबपुर में शहीद हुए थे, और चारों शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के थे और लड़ रहे थे ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए। यह है मैत्री, यह है मैत्री। मान्यवर कांशीराम के 85% में मैत्री दिखती है, जो मैत्री त्रिवेणी संघ और रजक संघ से निकलकर अगले पन्नों पर आपको मिलेगी। लेकिन मंडल के बाद जो कमंडल का खतरा आया, उसने हमारे हाथ से सब कुछ छीन लिया है। पहले उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाया, उसके बाद ओबीसी के कुछ जातियों को बाकी का दुश्मन बनाया। अब वो ओबीसी में कोटा विद इन कोटा और एससी एसटी में भी कोटा विद इन कोटा। कितने हमले आपके ऊपर और होंगे। और रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए 2 जगह रिजर्वेशन था, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, दोनों बेच दिया अपने दोस्तों को। न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। उनको पता था कि अगर डायरेक्ट रिजर्वेशन खत्म करेंगे तो ये बहुजन सड़क पर उतर जाएंगे। ये अपना हक मांगने सड़क पर नहीं आते, इनसे कुछ छीनो तो सड़क पर उतर जाते हैं। बड़ी गहरी बात मैं कह रहा हूं, और ये मेरी आलोचना है। हमारे ऊपर जब हमला होता है तब हम एक होते हैं, और जब बाहर कोई दुश्मन नहीं होता तो हम आपस में सींग मारते हैं एक दूसरे को। ओबीसी ओबीसी से लड़ता है, एससी एसटी से, फिर दोनों मिलके, और ओबीसी में जिसकी लाठी में दम वो कमजोर पर लाठी मारता। इसलिए मैत्री की जरूरत इस देश को है, और ओबीसी को न्याय तब मिलेगा जब कास्ट सेंसस होगी। 100 रोटी है और 100 लोग खाने वाले, तो कास्ट सेंसस बताएगा 10 रोटी को 90 लोग खा रहे हैं, और 90 आदमी 10 रोटी पर गुजारा कर रहा है। 100 रोटी 100 में बराबर मिलने चाहिए, और जैसे ही बराबर मिलेगी जाति खत्म। जाति के नाम पर जब अन्याय खत्म, जाति के नाम पर गैर बराबरी खत्म, जाति के नाम पर हिस्सेदारी खत्म, तो फिर जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। आज जाति बची इसलिए है क्योंकि उसके नाम पर कुछ लोग प्रिविलेज ले रहे हैं और बाकी उसके शोषण के शिकार हो रहे हैं। और इस आखिरी बात को इसलिए मैंने कहा कि जात से जमात बनना और इस हिस्ट्री को क्लेम करना है। मैं ये बताते हुए बहुत खुशी है कि जून महीने में ये 4 अलग अलग लैंग्वेज में आ जाएगी सर, स्टीफन सर। मराठी और तमिल, और उसके बाद उड़िया, इंग्लिश, और 5वीं जून के लास्ट तक जरूर आ जाएगी गुजराती, क्योंकि वहां तक पहुंचना जरूरी है जहां से सारा। आखिर में केवल जाते जाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैंने पहले गुजारिश की कि जिस मैत्री को निभाया हमारे महापुरुषों ने, डॉक्टर अंबेडकर के 3 गुरु और तीनों उनकी जाति के नहीं थे। और मैं बहुत सीना ठोक के इसलिए कहता हूं, ये अपनी अपनी जाति को जो लोग कहते हैं कि पहले आप लक्ष्मण यादव केवल यादवों को सुधारो, ओबीसी को सुधारो, तो बाबा साहब क्या केवल दलितों के नेता थे? आप तो फिर उनको वहां पहुंचा दोगे क्या? महात्मा ज्योतिबा फूले ने पहले केवल मालियों को समझाया, या संत गाडगे ने केवल धोबियों को समझाया? हमारे महापुरुष जातियों में नहीं बंधे थे, वो इंसाफ और इंसानियत के महापुरुष थे। और आरएसएस वाले उन्हें जातियों में कैद कर रहे हैं, हमें उनसे बचाना होगा। हमारे महापुरुष सबके हैं। डॉक्टर अंबेडकर के 3 गुरु, बुद्धा, कबीर एंड फूले, तीनों उनकी जाति के नहीं थे। इसलिए मैं बहुत शान से कहता हूं, हाँ मेरे भी गुरु हैं बिरसा मुंडा, मेरे भी गुरु हैं संत कबीर, मेरे भी गुरु हैं संत रैदास, मेरे गुरु हैं फूले, अंबेडकर, संत गाडगे, और मेरे गुरु हैं मंडल। इसलिए मैं कहता हूं कि जाति नहीं जमात बनेगी तब हम कम्यून बनेंगे, और बड़ी एका बनेगी तब हम अपने हिस्सेदारी ले पाएंगे। इसलिए इस मैत्री की जरूरत है, और मैत्री में अंधश्रद्धा हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई। मैं जाते जाते कबीर को सुनाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हम भी पाहन पूजते होते रन के रोज, और सतगुरु की कृपा भई उतरा सिर ते बोझ। जब मैं कबीर को बात करता हूं तो कुछ 3% लोग बहुत चिढ़ जाते हैं और मेरे खिलाफ बहुत कहते हैं। एक जगह मैंने एक दोहा सुनाया सर, उसका हिंदी तर्जुमा, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। ये कौन लिख रहा है? संत कबीर। कब? 700 साल पहले।
यानी हमारे दोहरे चरित्र को कबीर पहचान गए थे। कबीर कहते हैं कि लाडू लावन लापसी, पूजा चढ़े अपार और पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुछार। सुनते जाइए साहब, संत कबीर को महात्मा फूले के पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर गुरु मानते थे। मूड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठे जाए। अगर मुंडन कराने से मोक्ष मिलता तो पहला मोक्ष भेड़ों को मिलता, क्योंकि हर बार उनका बाल उतारा जाता है। वही कबीर कहते हैं कि अगर पानी में नहाने से मुक्ति मिलती तो कछुआ और मछली सबसे पहले स्वर्ग पहुंच गए होते। ये कबीर लिख रहे हैं। और मुझे लगता है पेरियार तक वो विरासत पहुंची है रैशनल थिंकिंग की, रैशनैलिटी की, वो पीछे की विरासत से मिली जो बुद्धा से चली थी, जो कबीर से। और इसीलिए मेरी किताब के शुरुआत में आप यहां देखिए, मेरी भूमिका अपनी जो खत्म की है वो संत कबीर के। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। यही तो एकता की बात है। संत रविदास कहते हैं जात जात में जात है, ज्यों केतन के पात। रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। ये इतनी ही मैत्री करना है सर। हम सबको न्यूनतम सहमति पर मैत्री करना होगा, क्योंकि वक्त बहुत खराब है। और इस खराब वक्त में हम अगर एक होंगे तो एक होने का रास्ता हमारे महापुरुष देते हैं। मैं जानता हूं कि जिन संस्थाओं पर कब्जा है वो जाति जनगणना की घोषणा करा चुके हैं, लेकिन अभी मकान गणना हो रही है और 34 सवाल हैं, उसमें ओबीसी है ही नहीं। और इस देश का ओबीसी सो रहा है। ओबीसी को जगाओ नहीं, वो इतना बड़ा शेर है कि अगर जगा दोगे तो जाके दूसरी जगह सो जाएगा। मैं तो अभी भी ओबीसी को इसलिए कहता हूं कि भाई दो काम कर लो, अपने इतिहास को पढ़ लो और अपने हक अधिकार को देखो कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। जो आपका हक छीन रहा है, आपका हक छीनने का काम किसी एससी एसटी और माइनॉरिटी ने नहीं किया। आपका हक छीनने का काम उन लोगों ने किया जिन्होंने आपको बताया कि आप तो हमारे हो, और आपका हक छीन लिया। इसलिए हमने किताब लिखकर, एक नौकरी रहे जाए, बाबा साहब 10 दिन नौकरी कर पाए थे। मैं गया हूं उस जगह सयाजी बाग बड़ोदरा में, और आके रोए थे कि मैं इतना पढ़ लिख करके आया। 32 डिग्री डॉक्टर अंबेडकर के पास थी और एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी, सब ओरिजिनल डिग्री थी। और उसके बाद उनका आया। और आज किसका राज है भाई? फर्जी डिग्री वाला बाबा बन गया और उससे ज्यादा फर्जी डिग्री वाला देश चला रहा। आज अंबेडकर कहां है? क्योंकि वही आरएसएस अंबेडकर जयंती भी मना रहा है। और यही मैं खतरा आखिरी बता करके जा रहा हूं। अब वो जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को इस देश से मिटाया नहीं जा सकता। पेरियार को तो इसलिए उनके खिलाफ चुप रहते हैं क्योंकि तमिलनाडु में वैसे भी हार रहे, और अभी वहां का बात यहां तक आती नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम या वो सब करके। लेकिन अंबेडकर पूरे देश में पहुंच चुके हैं। उनकी कोशिश है कि अंबेडकर को दलितों का बना दें, ओबीसी का न बनने दें। हम अंबेडकर और मंडल को जोड़ना चाहते हैं, हम अंबेडकर और फूले को जोड़ना चाहते हैं, हम अंबेडकर और पेरियार को जोड़ना चाहते हैं, हम अंबेडकर और जगदेव कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा को जोड़ना चाहते हैं, ताकि हम 90% एकता बात करें। यह खतरा है कि वो अंबेडकर को अब मूर्तियां बनाकर पूजने के काम में लगाएंगे। वो मिटा नहीं सकते, इसलिए वो पूजने का काम कराएंगे। जैसे बुद्ध को किसी का अवतार घोषित कर दिया, समझदार को इशारा काफी। जिसको बुद्ध मानते नहीं थे उन्हीं का अवतार बचा पाए। हम प्योर खोज रहे थे ना तराजू लेकर। गलती तो कहीं हमसे हुई ना साहब। कल्पना करिए जिसकी आबादी 90% वो याचक है। कहा हमारे भाई ने, वही बात खत्म कर रहा हूं, हमारी मांगे पूरी करो, यहीं रुक गए। वरना तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे साहब। पहुंचे थे वरना तक पेरियार, आज भी जिंदा हैं। पहुंचे थे वरना तक डॉक्टर अंबेडकर, मिटाने की कोशिशों के बावजूद जिंदा हैं। पहुंचे थे वरना तक फूले, घर से निकाला स्कूल खोलने के लिए, पत्थर फेंका, क्या क्या नहीं किया। और फूले आज भी जिंदा हैं। पत्थर फेंकने वाले दफन हो गए। इतिहास विद्रोहियों का लिखा जाता है, कायरों का, गुलामों का और बिके हुए लोगों का इतिहास में कभी नाम नहीं होता। वरना रिपब्लिक पार्टी बनाने वाले मंत्री तो पता नहीं कितने साल से हैं।
समझदार को इशारा काफी। बगावत करने वाले कबीर ही जिंदा हैं साहब, जिसकी रीढ़ होगी। और इसीलिए मैंने अपने पुरखों से अगर कुछ सीखा है तो तेवर, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे, फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। हमें अपने लोगों को भी तो चुभन होनी चाहिए। और इसीलिए हमने बगावत कबूल की, नौकरी के लिए गुलामी नहीं, क्योंकि हमारे पुरखों ने कोई नौकरी का मोहताज नहीं था, विचारों की लड़ाई लड़ रहे थे। और डॉक्टर साहब कल हम जहां बात छोड़कर गए थे वही बात आज भी, कोई प्लेटफॉर्म मिले तो, कोई प्लेटफॉर्म एक करने का मैत्री का मिले तो हम तमाम पदों और ओहदों को छोड़कर कबीर के रास्ते चलना चाहते हैं, ताकि हम अपने 90% या जितने भी इंसान हैं सबको समता और न्याय दिला सकें। उसी के रास्ते को हमने चुना है और यही महापुरुषों का भारत था। और यही बात मैं खत्म करके जा रहा हूं, अंबेडकर को पूजने के लिए आरएसएस भी तैयार है, अंबेडकर को पढ़ने नहीं देना चाहेगी। आप टिके रहना, वो कहेंगे मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। आप कहना कि नायक पूजा पेरियार भी नहीं मानते थे, नायक पूजा अंबेडकर भी नहीं मानते, हम अपने महापुरुषों को पूजेंगे नहीं, उन्हें पढ़ेंगे और हर हाथ में कलम और किताब लेकर। इसलिए मैंने अपने प्रोफेसर की डायरी में लिखा कि शिक्षा बिक गई, इसलिए हमारे लोग मानसिक गुलाम हो गए। मारे गए इसी महाराष्ट्र यादव को कि जिस पेरियार की बात कर रहे थे वो तो अपनी उम्र पूरी किए, लेकिन नरेंद्र दाभोलकर कितनी उम्र में मार दिए गए, वो भी रैशनैलिटी की बात और अंधश्रद्धा के खिलाफ थे। पंसारे मारे गए, कलबुर्गी मारे गए, गौरी लंकेश मारी गए और हमारे लोग भी मारे गए। हमारे लोग इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो अकेले पड़ जाते हैं। हम छोटी छोटी बात, नाक लंबी और दिल छोटा। आइए महाराष्ट्र के लोगों, मैं जब भी आपके यहाँ आता हूं तो एक हिम्मत लेकर लौटता हूं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कर्म भूमि है, ये संत गाडगे की कर्म भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की भूमि है, छत्रपति शाहू जी महाराज के कोल्हापुर रियासत के जाति जनगणना कराने वाली भूमि है, और यह महात्मा फूले की भूमि है। ये हिम्मत और रोशनी देती है। संत ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, संत कबीर के साथ रोशनी देते हैं कि हर विपरीत दौर में ये वक्त बीतेगा, मगर तब जब हम एकजुट होंगे। यही हमारा एकमात्र फॉर्मूला है। और एकजुट होने का रास्ता न्यूनतम सहमति होनी चाहिए, अधिकतम नहीं। अगर सारे गुण मिल जाएं, शादी करते हैं तब 36 गुण मिलाते थे, तब भी सब हो जाता। कोई गुण नहीं मिला सकता भाई। हम न्यूनतम सहमति पर आओ, एक हो कि आप भी संविधान बचाना चाहते हो, हम भी बचाना चाहते हैं, आप भी सामाजिक न्याय चाहते हो, हम भी चाहते हैं, और आप भी अंधश्रद्धा के बिना एक तर्कपूर्ण इंसाफ और इंसानियत का भारत चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। आइए न्यूनतम सहमति पर एक हो जाएं, ताकि 25 साल बाद, 50 साल बाद आने वाली पीढ़ियां जब हमारे इतिहास को पढ़ें। और यह आखिरी किस्सा कि एक बार जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही थी, तो बाकी पक्षी हंस रहे थे कि इतनी बड़ी आग तुम्हारे एक बूंद पानी से बुझेगी, हमें भी नौकरी से निकाला, हमारा परिवार आज भी ताने मारता है, कौन पूछता है तुम्हें। तब तो कहे थे लक्ष्मण यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब पीछे देखा तो। मैं बस इशारे में कहना चाहता हूं, मैं इसकी दुहाई नहीं मांगने आया, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ रहा था तो अपने रिस्क पर बढ़ रहा था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस समय उन्होंने सोचा था कि वो डर जाएगा, चुप हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा। मैंने तय किया कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर कर्ज है पेरियार के संघर्षों का। पेरियार ने कुर्बानी दी, फायदा हमने उठाया। अंबेडकर ने 4-4 बच्चे कुर्बान, परिवार कुर्बान, पूरी तरह से जीवन, निजी जीवन कुछ नहीं था, फायदा हमने उठाया। फूले का परिवार कहां था, आप जाकर देखना, फायदा हमने उठाया। संत गाडगे, तुकाराम से लेकर के बीपी मंडल और कांशीराम तक कहां है, फायदा हमने उठाया। संविधान का फायदा हमने उठाया। हमसे आने वाली पीढ़ी पूछेगी, जब तुम थे तो संविधान था, तुम हमें कौन सा भारत सौंप कर गए कि हम आरएसएस के गुलाम बने बैठे हैं, हम अंधश्रद्धा के गुलाम बने बैठे हैं। तो क्या बोलेंगे हम कि हम नौकरी बचा रहे थे, हम अपना संगठन बचा रहे थे, हम अपनी पार्टी बचा रहे थे? नहीं साहब, वो चिड़िया कहती है कि अगर मैं जानती हूं कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर
जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए मैं यहां पर बुझाने आई हूं। छोटी छोटी कोशिशें करते रहिए, किताबें निकालिए, डॉक्टर साहब ये किताबें ले आए, पतली पतली बुकलेट बांटिए। एक बार और मैं आपको सलाह देकर जा रहा हूं, विनम्र सलाह। आप फूल माला पर पैसा नहीं खर्च करते, हम चाहते थे कि ना खर्च हो, जो पैसा उससे बचे पतली पतली बुकलेट किताबें बांटिए, घर घर बांटिए। हमारे दोस्त की पेरियार पर किताब, हमारे स्टीफन साहब की किताब, हमारे महापुरुषों की किताब। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप पैसा से किताबें लेकर बर्थडे पार्टी में जाइए, शादी विवाह में जाइए और किताब गिफ्ट करिए। मैं धन्यवाद देता हूं प्राचार्य सुनील साहब का कि ये जब एयरपोर्ट पर हमें रिसीव करने आए तो कोई फूल माला नहीं, एक किताब लेकर आए थे। मैं ये सब लेकर लौट रहा हूं और मैं उत्तर भारत के उन लोगों को जो अंधविश्वास में डूबते जा रहे हैं, जो पाखंड में डूबते जा रहे हैं, उनके बीच में रहकर काम करना मुश्किल है साहब। मैं वो मुश्किल काम करने का जोखिम उठा रहा हूं, यह आपसे हिम्मत लेकर जा रहा हूं। आप भी किताबें गांव गांव पहुंचाइए, हम भी किताबें गांव गांव पहुंचाएंगे। कबीर के दोहे पर मेरी भूमिका खत्म है, कबीर के दोहे पर मेरा बात खत्म होगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।